हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आज के वीडियो में अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो सम्मिश्र संख्याएं थी उनके फंक्शंस के जो फंक्शन को अपन डिराइव कैसे करते हैं, उनकी जो संयुग्मी है उन सब चीज़ों के लिए, और जो जॉर्डन कर्व थ्योरम है इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किस प्रकार के सेट जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं। अब देखिए, आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। अब अपन ने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था वैसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन को भी यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर रहती है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को डिफाइन करने से पहले अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की हेल्प से ही अपन क्या डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हिंदी में बोले तो सम्मिश्र चर, सम्मिश्र चर, ठीक है। सम्मिश्र चर को अपन डिफाइन करें। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स जो वेरिएबल होता है वो इसको अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा चर यानी ऐसा वेरिएबल जो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय के किसी मान को ग्रहण करता है सम्मिश्र चर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसा वेरिएबल जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, कॉम्प्लेक्स सेट होता है, उसकी किसी एक वैल्यू को वो क्या करता है, यानी ये कह सकते हैं कि उस वेरिएबल की जब अपन वैल्यू निकालते हैं तो उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास फाइंड आउट होता है। देन अपन कह सकते हैं कि वो वेरिएबल कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा, ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बाद डिफाइन करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, सम्मिश्र फलन को। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, तो देखिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन। अब सम्मिश्र फलन के लिए अपन जो भी वैल्यू है यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन करेंगे। अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पर अपना जैसे अपन ने लिखा कि जब नॉर्मली अपन डिफाइन करते हैं तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यानी अपन ये कहते हैं कि y जो है वो किसका फलन है, अक्ष का फंक्शन है, यही कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी फलन को डिफाइन करने के लिए अपन यहाँ पर दो वेरिएबल को उठाएंगे कि कोई एक वेरिएबल है w जो कि किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। कब, जब जो वैल्यू है अपने यहाँ लिखेंगे कोई सम्मिश्र चर w, स्मॉल w कह सकते हैं, w किसी दूसरे सम्मिश्र चर, कोई अदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे सम्मिश्र चर का फलन कहलाता है, दूसरे सम्मिश्र चर z का फलन कहलाता है यदि कोई प्रांत, यहाँ पर कोई एक डोमेन उठाते हैं अपन, कोई डोमेन D उठाते हैं, यदि
प्रांत को अपन डी ले लेते हैं। प्रांत डी में जेड के प्रत्येक मान के लिए जेड के प्रत्येक मान के संगत डब्लू का भी कोई ना कोई मान प्राप्त हो। जेड के प्रत्येक मान के संगत डब्लू का कोई निश्चित मान प्राप्त हो, तो इस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं कि W जो है वो किसका फंक्शन है, Z के फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन होगा, यानी W बराबर क्या हो जाएगा, f ऑफ Z यहाँ पर हो जाएगा। अपन इस तरह से जो अपना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसको अपन इजीली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि कोई सम्मिश्र चर W किसी दूसरे सम्मिश्र चर Z का फलन कहलाता है यदि कोई भी, जैसे डोमेन कोई भी प्रांत उठाते हैं अपन, कहीं ना कहीं से तो वैल्यू उठाएंगे ही जो Z की उठाएंगे। कोई भी डोमेन अगर D से अगर Z के प्रत्येक मतलब Z की अपन चाहे कोई भी मान यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, उस मान के लिए अपने को W का कोई जो वैल्यू है, कोई निश्चित मान जो है वो अपने पास प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये कि क्या कहलाता है, अपना W जो है वो Z का फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं सभी कि यहाँ पर जो Z है वो किस तरह का फंक्शन होता है। Z जो है वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z को अपन किस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर Z डिनोट किया जाता है x प्लस आईटा y से। तो जो W है वो कैसे डिनोट किया जाएगा, u प्लस आईटा v से डिनोट करेंगे। ठीक है, और u जो होगा u और y, अब देखिए u और v जो है दोनों ही किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। क्यों, क्योंकि जो ये w जो है वो किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, और z किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। देन इन शॉर्ट जो v और u होंगे, अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, u x y प्लस आईटा v x y, ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये अपना इस तरह से यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन से होते हैं, ये तो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, u और v जो है वो भी क्या होंगे, x और y के डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो w है वो किसका होगा, u और v का डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, इस तरह से जो फंक्शन होता है वो यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन जो होता है वो एक मान का भी हो सकता है और बहुत सारे मानों का भी हो सकता है। यानी ये कहें अपन यहाँ पर एक मानी फंक्शन, जैसे अगर z के एक वैल्यू के लिए w का भी एक ही मान, जैसे अपन वहाँ पे अगर नॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो अपन इसको एक ही फंक्शन जो है वो कह सकते हैं। अगर z के एक मान के लिए w का एक ही मान प्राप्त हो, यानी एक ही इमेज अपने को प्राप्त हो रही हो, देन इस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि वो एक मानी फलन है, एक मानी फलन। z के एक मान के लिए अपने पास में यहाँ पर w का केवल एक ही मान प्राप्त हो, z के प्रत्येक मान पर w का एक मान प्राप्त हो, एक मान प्राप्त हो तो एक मानी फलन। एक एक की और बहु एक एक की जो अपन डिफाइन करते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, एक मान फलन कहलाता है। नेक्स्ट बहुमानी फलन। अब यहाँ पर बहुमानी फलन जो होगा उसमें क्या डिफाइन होगा कि z के प्रत्येक मान के लिए w के दो या दो से अधिक मान प्राप्त हो। z के कुछ मानों के लिए, z के कुछ मानों पर w का दो या दो से अधिक मान प्राप्त हो,
प्राप्त हो तो ये क्या कहलाता है, बहुमानी फलन कहलाता है। तो ये बहुमानी फलन कहलाता है। एक मानी फलन और बहुमानी फलन आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। एक मानी फलन में z के प्रत्येक मान के लिए w की एक वैल्यू ही यहाँ पर डिफाइन होती है, देन वो एक मानी फंक्शन होते हैं। और बहुमानी में w के 2 या 2 से अधिक मान डिफाइन होते हैं, तो वो बहुमानी फंक्शन यहाँ पर कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में अपन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे पॉलिनोमियल में अगर z को डिफाइन करना चाहें, सम्मिश्र फलन पॉलिनोमियल फॉर्म में किस तरह से होंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में किस तरह से इनकी वैल्यूज को निकाला जाएगा, उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो पॉलिनोमियल में तो ये नॉर्मली लिखा जाता है बहुपद में, जहाँ पर x होता है उसको z से रिप्लेस कर देते हैं। यानी अगर पॉलिनोमियल में लिखना चाहें तो पॉलिनोमियल में इसको अपन क्या लिखेंगे, w बराबर a0 zn, a1 zn-1, a2 zn-2, इस तरह से वैल्यू अपने पास में आती जाती है। तो ये पॉलिनोमियल में तो अपन यहाँ पर जैसे नॉर्मल फंक्शन होता था तो x होता था, तो x को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, z से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन। रेशनल है अलजेब्रिक फंक्शन, परिमेय बीजीय फलन। अब इनमें किस तरह से लिखा जाएगा, कोई भी जो रेशनल नंबर होगा, ठीक है, उसको अपन इसको फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, यानी w जो होगा वो p जो होगा वो भी z का फंक्शन होगा, और q जो होगा वो भी किसका होगा, z का फंक्शन होगा। इस तरह से अपना जो रेशनल नंबर है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है अपना एक्सपोनेंशियल नंबर, थर्ड आता है एक्सपोनेंशियल नंबर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसको अपन कैसे लिखेंगे, w बराबर e की पावर में x की जगह क्या लिख देंगे, अपन z लिख देंगे। और अपन जानते हैं e की पावर में यहाँ पर होगा x प्लस आइटा y। ठीक है, अब अपन जानते हैं e की पावर x प्लस आइटा y को अपन क्या लिखते हैं, जो रियल पार्ट होता है उसको तो अपन बाहर छोड़ देते हैं, और e की पावर आइटा y जो होता है उसको लिखते हैं कोस x प्लस आइटा साइन y। इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सॉरी कोस x नहीं, कोस y प्लस आइटा y, क्योंकि e की पावर आइटा y है तो e की पावर आइटा y को अपन तोड़कर क्या लिख सकते हैं, कोस y प्लस आइटा साइन y की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर होता है। उसके बाद अपना चौथा आता है, चौथा जो आता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति फलन। अब इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जो साइन z होता है वो होता है e की पावर आइटा z माइनस e की पावर माइनस आइटा z बट्टा 2, ये होता है 2 आइटा। ठीक है, ये तो होता है कौन है, साइन z। ठीक है, और जो कोस z होता है वो होता है e की पावर आइटा z प्लस e की पावर माइनस आइटा z बटा 2। अब देखिए क्यों इस तरह से इनको क्यों लिखते हैं, अपन e की पावर आइटा z को इस तरह से खोलेंगे, कोस z
प्लस आइटा साइन जेड, और इसी तरह से ई की पावर माइनस आइटा को जो जेड को खोलेंगे और फिर इनके जोड़ घटाव करके अपन को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, साइन जेड और कोस जेड की वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है, अब इनकी हेल्प से अपन जो कोसेक सेक कोट कोसेक इन सब को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। थर्ड जो आएंगे वो हाइपरबोलिक फंक्शन आएंगे, सॉरी फिफ्थ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन देखिए किस तरह से होंगे। हाइपरबोलिक फंक्शन तो साइन हाइपरबोलिक जेड जो होगा उसको अपन किस तरह से लिखेंगे, e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड बटा 2, ये लिखा जाता है साइन हाइपरबोलिक जेड को। ठीक है, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा और कोस हाइपरबोलिक जेड जो होगा वो होगा e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड बटा 2। अब इन दोनों की हेल्प से अपन जो है वो सारे रेशियोज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट फंक्शन अपना बचता है वो होता है लॉगरिथमिक यानी लघुगणकीय फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन को है वो अपन किस तरह से डिफाइन करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इनके अंदर जो है वो लिखा जाता है W बराबर ln z, या अपन क्या कर सकते हैं इसको log z भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो फंक्शंस है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है सम्मिश्र फलन जो है वो इजीली यहाँ पर डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में एनालिसिस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।